बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है जी। आज जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास देखें, हमने कहा था कि हमारे पास डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, अभी दोनों नाम हम यूज़ करते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी हम बनाते हैं कि इक्विटी में क्या चेंजेस आई हैं। फिर नोट्स टू द अकाउंट्स हैं। ये हमारे पास ये सब स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट जो है अपने इटसेल्फ हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट हमें एक और मैसेज देती है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट में कितना हमने इस पीरियड में अर्न किया है या लॉस किया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एज ऑन हमने कहाँ पर जो है हम स्टे करते हैं, हमारे पास एसेट्स कितने हैं और इस एसेट्स के रिसोर्सेज क्या हैं, जिसमें हमने कहा लायबिलिटीज़ और इक्विटी क्या है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि इस पीरियड में हमारे पास कैश इनफ्लो कितना आया है और कैश आउटफ्लो कितना आया है। राइट जी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है हमने इसी पे बात करनी है, बाकी स्टेटमेंट्स पे हम बाद में बात करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। आज हमने बात करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये मैं आपको इनिशियल आइडिया दे रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम जो है डेवलप करेंगे। हमने कहाँ पर जाना है। परचेजेस अगर हमने कैश पे की है या हम क्रेडिट पे भी कर सकते हैं। कैश पे परचेजेस की है, ठीक है। सेल्स कैश पे की है तो ठीक है। एक्सपेंसेस हमने कैश में किए हैं तो ठीक है। अदर एक्सपेंसेस भी अगर हमने कैश में की हैं तो इट्स ऑलराइट। तो इस केस में जब हम कैश में डील कर रहे हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना बहुत आसान है। जैसे कि मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि उमर यासीन एंड सन्स है, इन्होंने सेल्स की 1500 की, राइट। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की है 1000 है और प्रॉफिट इसका आ गया 500। फ़र्ज़ करें ये हम रुपीज़ में बात कर रहे हैं, राइट। रुपीज़ में बात कर रहे हैं और हम एक दिन की हमने ये बात की कि एक दिन में किसने क्या किया। अब इसकी जो हम बनाएंगे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कैसे बनेगी देखें कि हमारे पास क्या हुआ। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड उसने क्या किया, ओपनिंग कैश उसके पास 1000 था, उसने उसकी परचेजेस की, सेल्स उसने की कैश में की सारी 1500 की, तो क्लोजिंग कैश कितना आ गया 1500। और इसके पास जो है आप ये देखें कि इंक्रीज इन कैश कितना आ गया, राइट। अब हमारे पास जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब हम क्रेडिट में सेल्स करेंगे या क्रेडिट में परचेसेस करेंगे। चलिए छोटी सी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो है क्या किया है, हमने सेल्स जो की हैं, फ़र्ज़ करें 500 की सेल्स जो हैं हमने क्या किया है, उसको हमने क्रेडिट में सेल्स कर दिया, राइट। ओपनिंग कैश वहाँ पर इतना था, परचेजेस हमने कितनी की 1000 की। सेल्स तो हमने टोटल की है 1500 की, बट उस 1500 में से जो हमने सेल्स की 1500 की सेल्स की हैं, लेकिन इस 1500 में से जो कैश आया हमारे पास वो कितना आया, वो आ गया 1000। तो क्लोजिंग कैश कितना आ गया हमारे पास 1000 आ गया। ऑल्दो प्रॉफिट तो हमने वही जो अर्न किया है वो 500 ही अर्न किया है, जैसे मैं पहले आपको शो कर चुका हूँ, राइट। लेकिन हमारे पास कैश में इंक्रीज कोई नहीं आई है। इसकी हम मैं एक और आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। एक्सट्रीम एग्जांपल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने ये जो सारी की सारी सेल्स जो है वो मैंने कर दी है क्रेडिट में सेल्स कर दी है, तो मेरे पास कैश सेल कुछ भी नहीं है, तो कैश सेल्स हमारे पास 0 हो जाएगी। तो मेरे पास जो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिक्रीज इन कैश, राइट। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिक्रीज इन कैश। तो डिक्रीज इन कैश कितना आ जाएगा 1000। ऑल्दो देखें प्रॉफिट मेरे पास अभी भी उतना ही है। प्रॉफिट मेरे पास कितना है, प्रॉफिट मेरे पास अभी भी देखें ये मेरे पास प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आई है, सिर्फ जो है नेचर ऑफ सेल्स मेरी चेंज हुई है, वरना इस प्रॉफिट में चेंज कोई नहीं आई है। 500 मेरा प्रॉफिट है, बट
यहाँ पर मेरे पास जो है वो कैश कितना हो गया, वो कैश मेरा जो है वो चला गया है माइनस में चला गया है। आप ये देखें कि हमारे पास जो है, अब हम कैश फ्लो पे आते हैं। ये कैश फ्लो के 3 पार्ट्स हम क्यों बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा हमने 3 पार्ट क्यों बनाए हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो है उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड से है और एक इनडायरेक्ट मेथड से है। दोनों मेथड्स अपनी जगह पर ठीक है, दोनों हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं लोग अपनी जो है बुक्स में, आप देखेंगे तो। लेकिन डायरेक्ट मेथड भी ऑलवेज देयर। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देखेंगे आगे जाके। फिर हमने कहा जनाब ठीक है, ये तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कुछ हमारे पास कैश फ्लो जो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं मैं भी डिस्कस करता हूँ। फिर हमारे पास जो है कुछ हमारे पास कैश फ्लो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है और इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है हमारे। जी, जब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारी मुराद है मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, जहाँ से हम बिज़नेस जो कर रहे हैं, जहाँ से हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। उस रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम क्या क्या एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं, तो उसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड सेल्स, बिकॉज हम कैश फ्लो की बात करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कितनी क्रेडिट सेल्स हुई और कितने हमारे पास कैश आया। फिर हमारे पास कैश जो है पेमेंट्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ सर्विसेज, हमने कितनी सर्विसेज और या परचेजेस के अगेंस्ट कैश पे किया है और कितने हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, राइट जी, ये हम देखेंगे। फिर हमने पेमेंट्स कितनी कर दी हैं जो है एम्प्लॉइज़ को, और उसमें से कितनी अभी बाकी हैं या कितनी स्टार्ट पे थी, ये हम देख लेंगे। फिर अदर कैश पेमेंट्स जो भी हैं, ये सारी हमारे पास रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। मसलन जब हम बात करते हैं कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ NCA फिक्स एसेट्स, अब जब हम NCA की बात करेंगे तो हमने कहा था कि NCA होते हैं वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिसको बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिल रहा होता है, लेकिन हम वो टोटल का टोटल बेनिफिट उस 1 साल के ऑपरेशन में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं मोर देन 1 ईयर इसका बेनिफिट होता है, तो इसको हम थ्रू डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, राइट जी। अब अगर हमने कोई NCA जो है नॉन करंट एसेट हमने सेल कर दिया है, तो ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है ना। तो ये हमने एक इन्वेस्टमेंट की थी, हमने कुछ परचेज़ किए थे, कुछ एसेट्स परचेज़ किए थे, कुछ हमारे पास फिक्स एसेट्स थे, नॉन करंट एसेट्स थे, उनको हमने सेल ऑफ कर दिया। उसकी जो रिसीट है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो वन टाइम हो सकता है या उसकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी लो, नॉट आवर बिजनेस, राइट जी, हम उस बिज़नेस में नहीं है। फिर जो है कैश इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस, हमने इन्वेस्टमेंट कहीं की है कि बड़े एडवांसेस दे दिए हैं, लोन्स दे दिए हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिए दूसरी कंपनीज़ में, तो ये हमारे पास जो है कैश आउटफ्लो है। और जब हमने इससे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेल कर दिया, कुछ शेयर्स सेल कर दिए, एडवांसेस हमें वापस आ गए, लोन्स हमें रिटर्न हो गए, तो हमारे पास ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस है, फिर ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेस है, राइट जी, और फिर ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेस है। एंड देन हमारे पास कैश फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने बोरिंग की है, लॉन्ग टर्म बोरिंग की है, लोन लिए हैं। देन हमारे पास जो है, और हमारे पास होता है कि फिर हमने रीपेमेंट की है, तो हमारे पास आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो हमने देखी हैं, राइट जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज़ हमारे पास हो गई। हमने इसका 3 ग्रुप बनाने हैं और इस ग्रुप में देखना है कि हमारे पास इस पीरियड में कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। अब एक चीज़ जो है थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सी चीज़ों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेके जाना है, कौन सी को इन्वेस्टिंग में लेके जाना है, कौन सी को फाइनेंसिंग में लेके जाना है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ कहाँ पर है। ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये जो हम जब पेमेंट करते हैं तो हमारे पास ये है कि इसको हम कहाँ पर ट्रीट करें, ये ऑप्शनल है हमारे पास। कुछ लोग जो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड को या रिसीट को ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड करते हैं, वो कहते हैं ये फाइनेंसिंग की वजह से हमारे पास इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं। बट इट आल्स डिपेंड कि हमारी पॉलिसी क्या है।
और जब हम एक पॉलिसी बना लेंगे तो देन वी हैव टू फॉलो द सेम पॉलिसी इन द लॉन्ग टर्म। हमने एक पढ़ा था प्रिंसिपल, क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि हमने जो पॉलिसी फॉलो करनी है उसको लॉन्ग टर्म फॉलो करना है अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी नीड आ जाती है चेंज की, तो उसको जस्टिफाई करके हम चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम इसको वैसे ही फॉलो करेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के लिए दो ऑप्शन है, हमने जो पॉलिसी फॉलो करनी है उसको कंटिन्यूस फॉलो करनी है। राइट जी, आर यू विद मी? अच्छा, हमारे पास है आइटम इम्पैक्टिंग प्रॉफिट बट नॉट कैश। अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम तब आता है जब हम फॉलो कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं। राइट, अब इनडायरेक्ट मेथड में जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है, हम जब प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा होता है। राइट, डेप्रिसिएशन हमारे पास जो है हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे पास कैश आउटफ्लो नहीं है, बिकॉज हम उसको वंस अटैम्प्ट उसको कर चुके हैं एज एन एनसीए, फिक्स एसेट कर चुके हैं। अच्छा, सेकंड क्या होता है कि लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब लॉस जो है हमारे पास, हम उसका जो है कैश इनफ्लो को जितना आया रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन वो लॉस एज सच प्रॉफिट को तो कम करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ता। ठीक है जी, नो इम्पैक्ट ऑन कैश। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम अपने लॉस को ऐड बैक करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ना इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर गेन आया है तो तब भी जो है उसको जो कैश है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमने प्रॉफिट निकालते हुए उसको गेन को ऐड किया है वो हमने वहाँ से लेस कर देना है, इसको डिडक्ट करना है वहाँ से। ये 3 पॉइंट आप व्हाट्सएप पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को तो इम्पैक्ट करते हैं लेकिन कैश को इम्पैक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं कि वो कौन से आइटम्स हैं जो कैश को तो इम्पैक्ट करते हैं लेकिन प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करते। मसलन ये है कि हमने जो है सेल किया एनसीए, नॉन करंट एसेट हमने सेल कर दिया, पैसे आ गए हमारे पास। जब हम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उससे हमारा प्रॉफिट पे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, बट व्हाट विल हैपन कि हमारा कैश इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह से जो है अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट परचेज़ किया है तो कैश आउटफ्लो हमारा हो रहा है, लेकिन हमने क्या देखा है कि हम उसको अपने प्रॉफिट में से उस टोटल अमाउंट ऑफ जो हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया है, व्हीकल परचेज़ किया है, मशीनरी परचेज़ की है, बिल्डिंग परचेज़ किया है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं करते, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर उन्होंने ड्राइंग की है तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, या हमने कोई लोन रिसीव किया है या उसको पे किया है, या ओनर ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो हम देख चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है कैश को तो इम्पैक्ट कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ये आपने याद रखना है। मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा जो है क्विकली जाऊँ, आप उसको बार बार देख सकते हैं ताकि ये लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए। अब देखिए हमारे पास जो है रियल फंड अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट गिवन है, राइट जी। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में है कि ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये हमारे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं, इसको हमने माइनस किया, ये निकाल दिया। फिर इसमें हमने अदर इनकम जो हैं, अगर हमने इंटरेस्ट अर्न किया वो ऐड किया, गेन ऑन डिस्पोजल हमने ऐड की, अगर हमारी गेन है हमारे पास से टोटल अदर इनकम हमारी इतनी आ गई, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये हमारे पास है। फिर इसमें से हम अदर एक्सपेंसेस लेस करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस और हमने लेस कर दिया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, जिस जैसे हमने कहा था ये EBIT था, राइट, ये अर्निंग बिफोर, इसको इंटरेस्ट टैक्सेस भी कहते हैं। फिर इसको जो है EBT कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्सेस कहते हैं इसको, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी, एक दो और चीज़ें भी होती हैं, वो मैं आप आगे जाके अब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर टैक्सेस माइनस करते तो हमारे पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ गया, राइट जी। मैंने क्विकली गो थ्रू किया, आप इसको बार बार देख लीजिएगा। अब सेकंड हमारे पास जो है स्टेटमेंट कौन सी होती है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। देखें, अगर हमारे पास कैश फ्लो नॉर्मली जो है अगर स्टार्ट पे हो तो बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो है जब हमारे पास एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक गोइंग कंसर्न है, जिसमें प्रीवियस ईयर का डाटा भी हमारे पास है और करंट ईयर का डाटा भी हमारे पास है, तो उसको हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते होते हैं ताकि हम जो है इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट से कैश फ्लो बना सकें, राइट। ये हमारे पास जो है आपको पहले पता है सारा कि हमारे पास जो है सबसे पहले जो है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं, या हम क्या फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ
परमानेंस में बनाया है। फिर सो देखेंगे क्या क्या हमारे पास है ना, इक्विपमेंट एट कॉस्ट कितनी है, पहले ये था अब ये है, जो चेंजेस आई हैं वो आगे बताएंगे आपको। डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास एक्यूमुलेटेड वो पहले से बढ़ गई है, बुक वैल्यू इसकी इतनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री है जो इंक्रीज़ हो गई है, रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गए हैं, कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है, और ये टोटल एसेट्स हैं, ये टोटल 22 के हैं। और इस तरह से जो है हम फिर बात करेंगे हमारे पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, राइट जी, इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। फिर करंट लाइबिलिटी के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास, अब देखें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं कि जो है ये टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज़ के बाद हमारे पास आ जाएंगे शेयर होल्डर इक्विटी आ गई, और शेयर होल्डर इक्विटी के बाद हमने ये देखा इसमें 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, शेयर कैपिटल है, प्रीमियम है और रिटेन अर्निंग है। पहले रिटेन अर्निंग ये थी, अब ये है, और ये हमारे पास जो है टोटल नेटवर्थ जो कहते हैं, इक्विटी हमारे पास आ गई, और ये टोटल हमारे पास लाइबिलिटी एंड इक्विटी या प्लस इक्विटी कहते हैं, राइट। ये देखें रिकॉन्साइल है कि 800 टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 800 हमारे पास जो है लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। यहाँ तक हमने अब इसको देख लिया। अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर गिवन होगी, उसके बेसिस पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो पहले जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो बनाएंगे हम इंटरेक्ट मेथड से। ये हमने शुरू करना है कहाँ से, प्रॉफिट शुरू करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये आप देख लीजिएगा, साथ ही इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है आपका साथ ही है, तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर जो है वो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या आता है। इसको थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन बिकॉज एक नॉन कैश एक्सपेंस है वो हमने ऐड कर दिया। गेन ऑन डिस्पोजल ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया, और हमने जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट अर्न किया था वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो जो नेट हमारे पास जो है वो कैश इंक्रीज़ हो रहा है इन 3 एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसमें डेप्रिसिएशन और हमने जो है क्योंकि ऐड बैक की है, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये टोटल हमारे पास जो है ये 22 जो है एक्ट आया है। तो हमने जब प्रॉफिट को एडजस्ट किया तो हमारा प्रॉफिट जो था वो आ गया हमारे पास 465 का आ गया है। फिर आप ये देखें कि मैं अब हमारे पास जो है देखें कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हमारी जो है इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में बढ़ गई है तो उसका कैश आउटफ्लो हमारा ज़्यादा हो गया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये आउटफ्लो है ये हमारे पास लेस होगा। फिर डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। अब देखें कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल पहले 80 थे अब 50 रह गए हैं, तो इसका मतलब कितने हमारे पास जो है डिक्रीज़ हो गए, 30 से डिक्रीज़ हो गए। इसका मतलब इतना कैश हमने रिसीव किया है। आप याद रखें कि जब हमारे करंट एसेट्स की हम बात करेंगे, करंट एसेट्स जब भी डिक्रीज़ करेगा तो उसका मतलब हमारे पास वो इनफ्लो है, और करंट एसेट्स जब भी जो है इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आउटफ्लो है अदर देन कैश। कैश को हमने एंड पे रिकॉन्साइल करना है, राइट, कैश को हमने एंड पे रिकॉन्साइल करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम पेबल पे आते हैं। तो पेबल में उसने क्या कहा कि हमारे पास आपका जो पेबल है वो 15 से इंक्रीज़ कर गया। देखें पहले अकाउंटेबल 125 था अब बढ़ के 140 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने ज़्यादा पैसे पे करने हैं, हमने पे नहीं किए, तो हमारा ये इनफ्लो है। तो जो नेट इनफ्लो आ रहा है, जो नेट डिक्रीज सॉरी इंक्रीज़ इन कैश फ्लो आ रहा है वर्किंग कैपिटल की वजह से, वो 25 आ रहा है। तो हमने कहा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये हमारे पास इतना आ गया। इंटरेस्ट पे, अब हमने इंटरेस्ट पे कितना किया है, देखें इसकी कैलकुलेशन है, मैंने आपको क्लास में कराया भी था, लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी कैलकुलेशन मैं शो कर देता हूँ कि हमने किस तरह से निकाला। आपने इसकी वर्किंग चेक कर लेनी है। इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में देखेंगे हमारे पास पहले तो 42 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी इनकम स्टेटमेंट से लिया मैंने, वो आप वहाँ से चेक कर लें, वो 12 है। और इंटरेस्ट पेबल एट द एंड जो हमारे पास क्लोजिंग है वो 50 है। ये आप फिगर आपके पास ही है, मैं आपको जो है वो अगर कहते हैं तो दिखा देता हूँ मैं आपको, लेकिन आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो है ये देखें ना, राइट, ये देखें
इंटरेस्ट पेबल स्टार्ट पे, इंटरेस्ट पेबल एंड पे, टैक्सेस पेबल स्टार्ट पे, टैक्सेस पेबल एंड पे। ये आपने खुद ब खुद फिर बाद में इसमें रिकॉन्साइल कर लेना है, राइट। तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो है, इसका मतलब हमने कितना इंटरेस्ट कैश में पे किया, हमने कैश में पे किया 4 पे किया, तो हमने 4 ज़ाहिर पे किया, कैश आउटफ्लो है माइनस कर दिया। टैक्सेशन भी हमने इसी तरह से देखी, कितनी हमने टैक्स पे कर दिया, ओपनिंग टैक्स कितना था हमारे पास पेबल था, इतना टैक्स एक्सपेंस हो गया, इतना एट द एंड ऑफ पीरियड है, तो कितना हमने टैक्स पे किया, हमने 200 पे किया, तो टैक्स आउटफ्लो हमारा कैश में इतना हो गया। अब ये सब चीज़ें जब ऐड करने के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास जो है नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आता है, 286 आ जाता है। ये हमने पहला स्टेप कर लिया, राइट जी। अब सेकंड हमारे पास क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हम सेकंड अब उस पर आ गए हैं जिसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे निकालना है। तो आप ये देखेंगे उसने ये हमें इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, राइट। ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि हमने परचेज एक इक्विपमेंट की है 300 का, राइट जी। और इसमें से जो है जो सेल हमने ऑफ इक्विपमेंट किया है 90 का किया, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपके पास, राइट जी। और हमने जो है इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ये पहले से इंक्रीज़ हो गई है, तो ये हमारे पास जो है आउटफ्लो है। अब देखें यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट कि हमारे पास कैसे इंक्रीज़ हुई है। इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पर देखें इंक्रीज़ होगी 70 से 100 हो गई, तो 30 हमारे पास हमने और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये हमारा आउटफ्लो है। और इंटरेस्ट रिसीव जो है वो हमारे पास कितना है 8 है, वो हमने यहाँ पर अगर आप जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में तो आपके पास गिवन है, ठीक है, जो हमने यहाँ से माइनस किया था, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड या अर्नड है, राइट। अर्न भी और हमने रिसीव भी किया इसको, राइट। तो ये हमारे पास अब आ गया जनाब कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट। ये 323 आ गया है। अब हमारे पास जो है देखें आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म देखें लाइबिलिटी हमारे पास कितनी थी, पहले 90 थी, अब 80 रह गया, तो हमने क्या 10 पेमेंट कर दिया, राइट। फिर शेयर कैपिटल हमारे पास पहले कितना था 230 था, 250 हो गया, तो इनफ्लो आ गया हमारे पास, ज़ाहिर है हमने शेयर सेल किए तो इतना आ गया। प्रीमियम हमारे पास पहले 100 था, अब 110 हो गया, तो 10 हमारा इनफ्लो आ गया। अब डिविडेंड हमने पे किया है 64, ये कैसे निकालना है, डिविडेंड पे हमने कैसे निकालना है, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, राइट जी। ये डिविडेंड पे जो है 64 कैसे आया है ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपने गौर से देखना है, राइट। अब देखें कि हमारे पास जो है ओपनिंग रिटेन अर्निंग ये हमारे पास गिवन है, आप देख लीजिएगा बैलेंस शीट में हमारे पास इतनी ही है, राइट। और मैं आपको दिखा भी दूंगा आपको प्रॉफिट हमारा कितना है, जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया वो 181 है, ये 181 भी मैं आपको जो है वो दिखा दें, 181 हमारे पास प्रॉफिट है, देखें ये हमारे पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास 181, राइट। और इसके बाद हमारे पास जो है और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग हमारे पास जो है वो 200 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वर्क बैक करेंगे तो हमने क्या डिविडेंड कितना हमने पे किया है 64 पे किया, ये हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है। तो हम इसको जब वर्क बैक करते हैं तो वर्क बैक करके हम इसको निकाला तो हमारे पास 64 आ गया। ये इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर करके भेज दूँगा आपको, राइट। तो 64 हमारा डिविडेंड बन गया। अब जो डिविडेंड बन गया हमने जो निकाला यहाँ पर देखें तो डिविडेंड हमारे पास 64 ये आउटफ्लो हो गया। तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इतना हो गया। तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी आया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी है हमारे पास, ऑपरेशन से 286 प्लस था, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने क्योंकि एसेट परचेज किया है तो नेट इम्पैक्ट 232 का आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने डिविडेंड वगैरह पे किया है तो ये नेट इम्पैक्ट 44 का आया है। तो जो नेट इंक्रीज़ आई है इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो वो 10 आ गई है। ओपनिंग हमारे पास कैश कितना था, हमारे पास 170 था, ये अब बैलेंस शीट में देख लें कि हमारे पास बैलेंस शीट में ये हमारे पास ओपनिंग कैश था। और जब हमने इसमें ये जो है जो नेट कैश आया ऐड किया तो हमारे पास ये क्लोजिंग आ गया। और ये हम देखें कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ये अमाउंट रिकंसाइल, याद रखें ये अमाउंट हमारी रिकंसाइल होनी चाहिए।
अगर तो ये हमारी अमाउंट रिकंसाइल है तो इसका मतलब ये है कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी ठीक है, फ़ौरन चेक हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास था इनडायरेक्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास कैश कहाँ से आए हैं और एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे हुए हैं। ये भी बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं कि हमारे पास कैश कहाँ से आया है और कहाँ से हमारा आउटफ्लो हुआ है। देखिए हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल कितने थे, 80 थे, बैलेंस शीट से लिया उठा हमने। सेल्स कितनी हमारे पास हुई, 1320 हुई, ये हमने इनकम स्टेटमेंट से लिया। क्लोजिंग कितना हमारे पास है रिसीवेबल, 50 थे। तो टोटल जो है कैश रिसीव हुआ वो हमारे पास कितना आ गया, कैश रिसीव हमारे पास आ गया 1350। तो हमने कहा जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1350। फिर हमारे पास जो है पेड टू सप्लायर है, हमने सप्लायर को कितना पे किया। अच्छा, इसमें ये देखें कि मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि हमारे पास पे टू सप्लायर में हमने कहा ओपनिंग पेबल इतना था। अब ये परचेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, परचेजेस हमारे पास अवेलेबल जो है वो नहीं है। अब हमने परचेजेस ये भी क्लोजिंग भी हमारे पास है और ये हमने कैलकुलेट करना है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। राइट, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने वही जो है परचेज कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, हमने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, तो बस क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर गिवन है तो इसमें अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड बैक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल अगर आ गया तो हमने ये कैसे आता है, इन जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज को ऐड करते हैं तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल्स में से ओपनिंग इन्वेंट्री लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये परचेजेस आ जाएगा हमारे पास। तो फिर मैंने यहाँ पर ओपनिंग पेएबल में जब परचेजेस ऐड कर दिए जो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किए थे और उसमें से मैंने क्लोजिंग पेएबल माइनस किए तो हमारे पास कितना हमने इसका मतलब कैश पे किया सप्लायर को 745 पे किया। ये हम क्लास में कई दफ़ा कैलकुलेशन कर चुके हैं। राइट, तो ये हमारे पास 745 जो है हमने कैश पे किया है टू दी सप्लायर को। हमने ये अज्यूम किया कि जितने भी हमने मार्केटिंग और एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे कैश में पे किए हैं, ये इनकम स्टेटमेंट से चेक कर लें आप, तो वो हमने यहाँ से माइनस कर दिए। तो हमारे पास क्या आ जाए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 490 आ गया। अब देखें ये 490 शुड बी रिकंसाइल विद आवर मेथड ऑफ दिस 490। देखें इनडायरेक्ट मेथड में 490 के इक्वल आ गया। उसका मतलब ये है कि हम इस तरह से कैलकुलेट करें, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें या हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, हमारे पास जो है वो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेम आना चाहिए। फिर वही हमने इसमें से इंटरेस्ट पेड कैलकुलेशन पहले हम कर चुके हैं, सेम यहाँ पे शो कर दिया, टैक्सेशन यहाँ पे वैसे हमने शो कर दिया। तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गया और बाकी चीज़ें हमारी सेम हैं, वो रिपीट ही करनी है आपने। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और जी इसी तरह से हमारे पास जो है सेम आ जाएंगी और ये हमारे पास नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा, ओपनिंग करेंगे और क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सके कर दूं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो एक तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा, सेकंड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू। आप सॉरी फॉर डिले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।